डेट है आज 31 अगस्त 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है ई श्रम पोर्टल। ये एक वेबसाइट है, ये समझ लो इंटरनेट पे एक पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, ई श्रम पोर्टल को। इसका एम क्या है, टारगेट क्या है? इसका टारगेट ये है, इसमें रजिस्टर करना 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर को। अनऑर्गेनाइज वर्कर ऐसे होते हैं जिनको भाई साहब देखो कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती। जैसे मान लो ऑर्गेनाइज वर्कर कौन से होते हैं, पहले तो ये समझो आप। ऑर्गेनाइज वर्कर होते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी हो गए, या ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे क्या है, उनका पीएफ वगैरह कटता है, प्रोविडेंट फंड में उनका पैसा जाता है और उन्हें छुट्टी भी मिलती है, यानी कि सप्ते में एक दिन की छुट्टी जो होती है हॉलीडे। इस तरह की फैसिलिटी जिनको मिलती है, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर हो गए। और अनऑर्गेनाइज ऐसे हो गए जिनको ये फैसिलिटी वगैरह नहीं मिलती, यानी कि लगभग जैसे डोमेस्टिक वर्कर हो गए जो घरों में काम करते हैं, ये क्या है, अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं। इनको कोई फैसिलिटी वगैरह थोड़ी ना प्रोवाइड होती है जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। तो ये जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं 38 करोड़ के लगभग, इनको रजिस्टर करना है ई श्रम पोर्टल पे। जैसे हो गए कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, जो भाई साहब काम करते हैं घर बनाने में, जो लेबर होती है, जो मजदूर होते हैं, उनको रजिस्टर करना है। माइग्रेंट वर्कफोर्स, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो चले जाते हैं लोग, उनको रजिस्टर करना है। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स वो होते हैं जो गलियों में घूम घूम के कुछ सामान बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं या कुछ भी बेचते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। डोमेस्टिक वर्कर हुए जो घरों में काम करते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं या खाना बनाना या कोई और काम हो गया, ये सब रजिस्टर किए जाएंगे। अनऑर्गेनाइज जितने भी ये वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, इनको क्या है, एक ई श्रम कार्ड दिया जाएगा। एक कार्ड होगा, जैसे आधार कार्ड होता है ना, ऐसे ई श्रम कार्ड होगा और इस पे 12 डिजिट यूनिक नंबर होगा। जैसे आपका आधार कार्ड भी हुआ है, आधार कार्ड भी एक नंबर होता है ना, इसी तरह से इसका ई श्रम कार्ड का भी एक नंबर होगा जो 12 डिजिट का होगा, यूनिक नंबर। हर एक वर्कर का अलग अलग नंबर होगा। अगर कोई वर्कर मान लो रजिस्टर हो जाता है ई श्रम पोर्टल पे, तो उसको फायदा क्या मिलेंगे? देखो उसको फायदा ये मिलेगा, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो दुर्घटना हो जाती है, तो वो 2 लाख रुपए उसको डेथ पे मिलेंगे। अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया और मृत्यु हो गई, उसकी डेथ होगी, तो 2 लाख रुपए उसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अगर डेथ नहीं हुई, उसकी परमानेंट डिसएबिलिटी होगी, मान लो उसका हाथ टूट गया या पैर टूट गया, बिल्कुल खराब हो गया, या फिर उसे पार्शियल डिसएबिलिटी हुई है। देखो अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है या डेथ हुई है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है, मान लो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो गया, थोड़ा बहुत उसको चोट वगैरह आई है, या उसे मान लो एक हाथ टूटा है, तो मिलेगा उसे 1 लाख रुपए। अगर दोनों हाथ टूट गए या दोनों पैर खराब हो गए तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह से उसे बेनिफिट दिया जाएगा। बैकग्राउंड क्या है भाई साहब इसका ई श्रम पोर्टल बनाने का, मतलब क्यों बनाया है? देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में बोला था और गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था, ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था कि भाई साहब जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं इनका भी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, ताकि पता चल सके हमारी कंट्री में कितने अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, ताकि उनका वेलफेयर किया जा सके। मतलब वो वेलफेयर बेनिफिट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, अगर वो रजिस्टर होंगे तो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो बेनिफिट ले सकते हैं। अवेल का मतलब है टू टेक बेनिफिट। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा देखो इसका, देखो इसको जो लागू करेंगे, जो गवर्नमेंट है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में जो सरकारें हैं, वो रजिस्ट्रेशन करेंगी अनऑर्गेनाइज वर्कर कर, मतलब जो जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, जितने भी ये असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी हैं, इनका रजिस्टर स्टेट की राज्य सरकार करेंगी या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार करेंगी। क्योंकि जिस भी मान लो कोई एमपी में, राजस्थान में कोई वर्कर्स है तो राजस्थान की सरकार करेगी, एमपी में तो एमपी की सरकार रजिस्टर करेगी। अभी स्टेटस क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इंडिया में? देखो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने अनऑर्गेनाइज जो लेबर है, लेबर फोर्स जितने भी कर्मचारी हैं काम करते हैं, उनको 4 ग्रुप में बांटा हुआ है। पहला ग्रुप है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के आधार पे जैसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जितने भी छोटे ये लघु किसान होते हैं, उनको ऑक्यूपेशन के आधार पे बांटा गया, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा गया है अनऑर्गेनाइज वर्कर। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, जिनके पास खेती नहीं है और वो किसान
खेती करते हैं, दूसरे की ज़मीन को लीज पे लेके यानी कि रेंट पे लेके खेती करते हैं, वो हो गए लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स। शेयर क्रॉपर्स होते हैं कुछ ऐसे ही, फिशरमैन होते हैं जो फिश की खेती करते हैं, और ऐसे जो एनिमल हस्बेंड्री या बीडी मेकिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है जो भैंस वगैरह रखते हैं, गाय भैंस, और उनका दूध बेचते हैं। बीडी मेकिंग का मतलब है कि जो बीड़ी बनाती है ना ऐसी फैक्ट्री, उनमें जो वर्कर काम करते हैं, तो उनको रखा गया है, यानी कि ऑक्यूपेशन के आधार पे वो किस तरह के काम में, मतलब किस तरह के काम करते हैं, इसके आधार पर उनको बांटा गया है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो रोजगार है उसका नेचर क्या है उसके आधार पर बांटा गया है। जैसे अटैच्ड एग्रीकल्चर लेबरर्स, ये ऐसे होते हैं, मान लो जो एग्रीकल्चर का कुछ काम होता है ना, जैसे मान लो एग्रीकल्चर, किसान ने तो खेती की, वो तो आ गया एग्रीकल्चर, मतलब मार्जिनल और स्मॉल फार्मर में आ गया। और जो अटैच एग्रीकल्चर लेबरर्स का मतलब है जब किसान खेती करता है, क्रॉप कल्टीवेशन कराता है जब, तो क्या है, फसल बोआने के लिए, अपनी फसल को बोने के लिए उसे लेबर की ज़रूरत होती है, तो वो लेबर हाई करता है। काटने के लिए जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है फसल काटने का, तो हार्वेस्टिंग कराता है, तो लेबर हायर करता है। तो ये सब कौन से हो जाएंगे, अटैच्ड एग्रीकल्चर लेबरर्स। बॉन्डेड लेबर होते हैं कुछ बंधुआ मजदूर। माइग्रेंट वर्कर्स हो गए जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पलायन कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट या कैजुअल लेबर्स हो गए, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है स्पेशली डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी, इसमें आएंगे जैसे टॉडी टेपर्स। टॉडी टेपर्स होते हैं भाई साहब जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट नारियल नारियल वगैरह तोड़ते हैं, या नारियल के पेड़ को बीच में से काट कर उसमें से कुछ निकालते हैं ना, ऐसे वर्कर को बोलते हैं टॉडी टेपर। नेक्स्ट है स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स उन्हें बोलते हैं जो सफाई कर्मचारी होते हैं, सफाई करते हैं, नालियों वगैरह की सफाई हो गई। नेक्स्ट है कैरियर्स ऑफ हेड लोड्स, मतलब कुली हो गए जो सामान ढोते हैं सिर पे। ऐसे ड्राइवर जो एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स, जो एनिमल द्वारा व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे बैलगाड़ी हो गई, बैलगाड़ी वगैरह को चलाते हैं ऐसे, उनके ड्राइवर ये हो गए इस कैटेगरी में। लोडर और अनलोडर जो सामान उतारते हैं और चढ़ाते हैं गाड़ियों पे, ऐसे इस कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है सर्विस कैटेगरी, इसमें मिडवाइफ्स आएंगी, जैसे दाई, मिडवाइफ्स बोलते हैं दाई को। डोमेस्टिक वर्कर जो घरों में काम करते हैं। फिशरमैन जो होते हैं जो फिश कल्टीवेशन करते हैं, या वुमन बार्बर्स जो नाई वगैरह का काम करते हैं, बाल काटने का। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेंडर्स जो वेजिटेबल वगैरह सब्जी या फल वगैरह बेचते हैं गलियों में। न्यूज़पेपर वेंडर्स जो न्यूज़पेपर पहुंचाते हैं घरों तक, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। सर्विस कैटेगरी में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसके अकॉर्डिंग 2018-19 की 90% ऑफ वर्कर हैं जो हमारे इन्फॉर्म सेक्टर में हैं, और उनमें से लगभग ये देखो मतलब 90% जो वर्कर हैं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और वो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं। लगभग अगर हम उसे टोटल नंबर में देखें, 465 मिलियन वर्कर्स हैं टोटल, उनमें से 419 मिलियन वर्कर हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, इसको 10 से गुना कर लोगे तो इसे आप निकाल लोगे कितने करोड़ में बन जाएगा, लगभग 41.9 करोड़ के लगभग आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना टॉपिक स्वीप। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये एक समिट, एक तरह से ये समझ लो वर्कशॉप, यानी कि मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई है। 2 दिन की मीटिंग होती है, ये ऑर्गेनाइज कराई है। स्वीप का मतलब है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है, डिफरेंट रीजन से वोटर्स जो वोट डालते हैं, जो भी आप हम वोट डालते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और उनके साथ कंसल्टेशन करते हैं कि भाई साहब इलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या और बदलाव करने चाहिए, और कैसे ट्रांसपेरेंसी आए, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, कि किसी ताकत के आधार पे, फोर्स के आधार पे कोई इलेक्शन ना हो, फ्री एंड फेयर हो। तो ये स्वीप 2009 में स्टार्ट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ताकि वोटर को एजुकेटेड किया जा सके। जो भी वोट डालता है, मतदाता है, अपनी वोट डालता है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, अवेयर कराने के लिए कि कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए इलेक्टोरल सिस्टम में। तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मुख्य प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और प्राइमरी गोल इसका यही है कि भाई साहब हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, उसको इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटिव बनाना है, कि लोगों को जागरूक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, और वोट देने जब आएंगे तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी तो बनेगी, सब लोगों को हिस्सेदारी होगी गवर्नमेंट बनाने में। क्योंकि आप सबको पता है जब इलेक्शन होते हैं तो लगभग क्या है अभी कि 60% 65% वोट होती हैं,
लगभग जो 30-35% के अराउंड जो पर्सन है, वो तो उनकी तो भागीदारी हो ही नहीं है डेमोक्रेसी में। तो ये डेमोक्रेसी में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाना और इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनाना, इंक्लूसिव मतलब सबकी हिस्सेदारी हो। तो यही जो भी एलिजिबल स्टेट्स है ना, उनको वोट करने के लिए इनकरेज करना, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और एथिकल चॉइस ले सकें, अच्छे लोगों को चुन सकें, वोट देने के लिए आए। यही सब इसमें प्रमोट करना है। इस तरह के इनिशिएटिव पहले भी कई सारे इनिशिएटिव ले चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे नोटा, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन, जो वोटिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके सबसे लास्ट में एक नोटा का बटन होता है। जो भी मान लो कैंडिडेट खड़े होते हैं, आपको कोई भी पसंद नहीं है तो नोटा पे दबा के आप बटन आ सकते हो, यानी कि आपको कोई भी पसंद नहीं है, आपने नोटा पे वोट दिया है, तो नोटा को चूज करके वोटर अपना राइट टू नॉट टू चूज एनी नॉमिनेटेड कैंडिडेट, ये अधिकार उनका जो है, इसको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि उन्हें किसी भी कैंडिडेट का चूज करने का अधिकार नहीं है, वो दर्शा सकते हैं नोटा के बटन पे क्लिक करके। नेक्स्ट है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये सिस्टम ऐसा है वीवीपैट का। देखो, जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है तो इसमें क्या है, एक और मशीन जुड़ी होती है। वहाँ जैसे मान लो नोटा पे दबाया, तो नोटा पे दबाने के बाद इसमें से एक पर्ची निकलेगी, और पर्ची निकलने के बाद ये 7 सेकंड तक, लगभग 7 सेकंड तक दिखाई देगी आपको दिखाई इसलिए देगी कि आपको पता लग जाएगा कि इसमें लिखा होगा हाँ किस पे बटन दबाया आपने। जैसे नोटा पे दबाया तो नोटा पे यहाँ पे कुछ मार्क आ जाएगा नोटा के सामने। अगर मान लो किसी कांग्रेस या बीजेपी पार्टी को दिया है तो बीजेपी पार्टी के सामने कुछ ऐसा मार्क आ जाएगा, सही का या ऐसा कुछ मार्क। और फिर ये इसके पास ही, इस जो वीवीपैट मशीन है, इस मशीन के पास ही एक डिब्बा होगा अटैच, उस डिब्बे में ऑटोमेटिकली ये गिर जाएगी, उस डिब्बे में चली जाएगी, मतलब ये जो पेपर निकलेगा, पेपर ऑटोमेटिकली उस डिब्बे में चला जाएगा। यही है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये भी इंट्रोड्यूस किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है हमारे इंडिया में, ताकि वोटर्स हैं जो मतदाता हैं, जितने वोट करते हैं, उनको जागरूक किया जाए। और ये 25 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। और ये 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था। और ये एवरी ईयर जो वोटर्स डे है, नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2011 से मनाया जा रहा है हर साल 25 जनवरी को। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन का डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब ये है कि क्रिमिनल ना आए इलेक्शन सिस्टम में, वोट यानी कि जो इलेक्शन लड़ने के लिए ऐसे अपराधी ना आए जिन पे चार्जेस लगे हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसे ना आए। इनको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कोर्ट ने ये इंश्योर कराता है कि जितने भी कैंडिडेट है भाई साहब, इलेक्शन लड़ने से पहले अपने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड आप बताओ, कौन कौन से आप पे केस चल रहे हैं, कितने पेंडिंग है, कितने नहीं है, ये सारा डेटा दो और न्यूज़पेपर में पब्लिश करो इलेक्शन लड़ने से पहले, ताकि लोगों को पता चले कि आप पे कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और अगर लोग फिर भी आपको वोट देना चाहें तो दें। समझ गए। नेक्स्ट है सी विजिल ऐप। ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐप चलाई है। ये सी विजिल ऐप, जैसे आप व्हाट्सअप ऐप यूज करते हो, ऐसी प्ले स्टोर पे सी विजिल ऐप है। ये इसलिए चलाई है ताकि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह होता है, या जितना खर्चा होता है इलेक्शन में, अगर कोई इसका वॉयलेशन करता है या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो वो क्या है, कोई भी आदमी फोटो या वीडियो इस पर अपलोड कर सकता है और उसकी लोकेशन भी ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी इस पर। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हुरिकेन इदा। देखो, ये हुरिकेन इदा अभी लुसेनिया नाम की जगह पे आया है, जो अमेरिका में है। अमेरिका आप सब लोग को पता है। ये भाई साहब वर्ल्ड मैप देख रहे हो, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसमें अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री है। यहाँ पे आया लुसानिया नाम की जगह पे ये साइक्लोन ही है, ये हुरिकेन का नाम साइक्लोन है। जो ये वाला एरिया है ना भाई साहब, ये वाला एरिया है, ये मिटा लेते हैं इसे। जो ये वाला एरिया है, ये कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ सी, कैरिबियन सी, और ये वाला रीजन अटलांटिक ओशन का, और ये वाला रीजन, इस वाले रीजन में जो साइक्लोन बनते हैं उनको हुरिकेन के नाम से बोलते हैं। हुरिकेन के नाम से है साइक्लोन ही ट्रॉपिकल साइक्लोन इसलिए क्योंकि भाई साहब ट्रॉपिक के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो ये इस लाइन के बीच में, यानी कि 23.5 डिग्री, ये है ना नॉर्थ और साउथ, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इसके बीच में जो मतलब जो रीजन है इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और इस रीजन में जो साइक्लोन आएंगे तो उनको बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो इससे अबव में आते हैं उसको वो टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। हमने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, साइक्लोन के बारे में एक लेक्चर बना हुआ है भाई साहब। साइक्लोन और क्लाउड फॉर्मेशन दो अलग लेक्चर हैं, अगर आपने नहीं देखे तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके साइक्लोन का लेक्चर और क्लाउड फॉर्मेशन का देखें।
आपको अच्छे से क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, बारिश कैसे होती है और साइक्लोन कैसे बनते हैं, सारा समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ हम इसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हुरिकेन कैसे अकर होते हैं। देखो हुरिकेन कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं। एक सीजनल प्रोसेस है भाई साहब। हुरिकेन आते हैं अटलांटिक ओशन में, जून से नवंबर के पीरियड में आते हैं। अटलांटिक ओशन, करेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ये हमने अभी देखा मैप में। और जो ईस्टर्न पैसिफिक हुरिकेन है, ये जो भाई साहब ये वाला पार्ट है, इसमें जो आते हैं, देखो ये वाले पार्ट में तो आएंगे जून से सितंबर में, जून से सितंबर जो अभी चल रहा है टाइम पीरियड। और जो ईस्टर्न पैसिफिक हुरिकेन है, ये वाला ईस्टर्न पैसिफिक रीजन है, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन है, ये वाला ईस्टर्न पार्ट हो गया। तो इस वाले पार्ट में जो आते हैं भाई साहब, ये आते हैं लगभग 15 मई से लेके 30 नवंबर तक के बीच में इनका टाइम होता है। यहाँ पे आते रहते हैं हुरिकेन्स। हुरिकेन को विंड की स्पीड के आधार पे कैटेगराइज किया जाता है कि ये ज़्यादा खतरनाक है या कम खतरनाक है, मतलब ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे या कम नुकसान पहुंचाएंगे। विंड स्पीड जितनी होती है उसके आधार पे कैटेगरी 1 2 3 4 5 5 कैटेगरी हैं इनकी, 5 कैटेगरी के आधार पे बांटा जाता है। हुरिकेन्स जब भी मान लो 3 कैटेगरी, नंबर 3 कैटेगरी से ज़्यादा होंगे, 3 कैटेगरी का या 3 से ज़्यादा कैटेगरी का होगा, 3 4 5, ये बहुत ही ज़्यादा भाई साहब डैमेज पहुंचाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी को। बिजली के खंभे उखाड़ दिए जब हुरिकेन आएगा। उसके साथ साथ भाई साहब तूफान आता है और बारिश आती है, रेनफॉल आती है। हमने साइक्लोन पढ़ा हुआ है, तो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम हुरिकेन कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होते हैं हुरिकेन। ये क्या है, जब भी वार्म और मॉइस्ट एयर होती है वो इसको फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जैसे मान लो इक्वेटर है हमारा, ये अर्थ है, अर्थ की ये भूमध्य रेखा है इक्वेटर, और इसके पास पास टॉपिक ऑफ कैंसर है और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये वाला साइड टॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 23.5 डिग्री साउथ है। इसके बीच में मान लो सूरज यहीं पे होता है, आप सबको पता है, इधर जाता है फिर इधर आ जाता है फिर इधर आ जाता है। सूरज तो कहीं नहीं जाता, अर्थ घूमती रहती है, तो कभी सूरज यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो ये सूरज मूव करता रहता है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में ही रहता है। इससे ना तो इधर जाता ना इधर जाता कभी सूरज। तो यहाँ पे क्या है, वार्म सरफेस रहता है, मतलब ओशन में भी, समुद्र में भी गर्म रहता है थोड़ा सरफेस, और उसकी वजह से जब गर्म सरफेस रहेगा तो ये क्या है, वाष्पित होने लगता है, और एयर क्या है, ऊपर मूव करने लगती है। जब एयर ऊपर मूव करती है, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन ऑफ द एयर। कन्वेक्शन हो रहा है एयर का, यानी कि गर्म होने के कारण वाष्पित हो रही है, इवोपरेट हो रही है एयर। समझ रहे हो, एक तरह से वाटर इसके साथ साथ जाता है, मॉइस्चर फॉर्म में जाता है, क्योंकि वाटर भी इवोपरेट होता रहता है, वाटर इवोपरेट होता है और एयर के साथ जाता है। जैसे एयर मूव करती है, एयर तो इवोपरेट नहीं होती, क्या वाटर इवोपरेट होता है। एयर जब मूव करेगी ऊपर तो वाटर इवोपरेट होगा, जो मॉइस्चर फॉर्म में एयर के साथ वाटर जाएगा। और जब ये एयर अपवर्ड मूव करती है तो यहाँ पे जो आसपास की एयर रहती है, जैसे मान लो इस एरिया से एयर मूव कर गई, यहाँ से ऊपर चली गई एयर, अब यहाँ पे जगह खाली हो गई। अब यहाँ पे जो आसपास की एयर है वो इस जगह को फिल करने के लिए इधर मूव करेगी। जैसे मान लो कभी आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो या मेट्रो में बैठे हो, जब भी सीट खाली होती है तो आपके आसपास का बंदा खड़ा रहता है, अचानक से सीट पे बैठ जाता है। तो कुछ इसी तरह से समझ लो, जब यहाँ पे एयर का जगह खाली होगी तो आसपास की एयर भर जाती है यहाँ पे। तो जब आसपास की एयर आ जाएगी फिर वो यहाँ पे गर्म होगी एयर, फिर ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर चली जाएगी फिर वो क्लाउड फॉर्मेशन बनाएगी। जब ऊपर जाएगी तो ये वार्म और मॉइस्ट एयर राइज करेगी ये भी, और जब ये राइज करेगी तो क्लाउड बनाएगी, बादल बनाएगी। कंडेंसेशन की क्रिया होगी भाई साहब, बादल बनाएगी। और बादल कैसे बनते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है भाई साहब, 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा क्लाउड फॉर्मेशन का। सिंपल CSC पे क्लिक करोगे, वहाँ पे एक प्ले लिस्ट आ जाएगी, प्ले लिस्ट में जाओगे, प्ले लिस्ट में ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट आ जाएगी, उसमें जाकर देख सकते हो आप लेक्चर कैसे क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और विंड इसी तरह से, देखो ये लूप जो खाली होता रहेगा, यहाँ से जैसे एयर मूव करी फिर वो एयर यहाँ पे आ गई, फिर चलता रहेगा, और ये सिस्टम चलता रहता है और इवोपरेट होता रहता है और रोटेट करता रहता है। क्योंकि आप सबको पता है पृथ्वी तो भाई साहब रोटेट कर रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है, रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। देखो भाई साहब घड़ी की विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज का मतलब होता है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की डायरेक्शन में। घड़ी इस तरह से चलती है, इस तरह से। आपके घर में घड़ी हो एनालॉग, एनालॉग की बात हो रही है भाई साहब। एनालॉग का मतलब है सुई वाली घड़ी, और डिजिटल घड़ी आप जानते हो, डिजिटल घड़ी वो होती है जो जिसमें नंबरिंग दिखाई देती है कि 1:10 हो गए, ऐसे
नंबरिंग आती है, जैसे 1:10 हो गए। और सुई वाली घड़ी तो आपको पता है, सुई होती है, 3 सुई होती है उसमें। तो ये जो एनालॉग जो घड़ी है वो चलती है, इस तरह से चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई वो घड़ी की दिशा में, और काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गई घड़ी की विपरीत दिशा, इस तरह से उल्टा, घड़ी से उल्टा। तो ये क्या है, जो सिस्टम है जो ये रोटेट करता रहता है काउंटर क्लॉकवाइज, कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर में। ये इस तरह से बनता है भाई साहब, ये देख लो आप, इस तरह से साइक्लोन बनता है। ये यहाँ पे गर्म होगा, ऊपर उठेगी हवा और मॉइस्चर लेके जाएगी, ऊपर बादल बनाएगी, और इस तरह से रोटेट करता रहता है, ये पानी रोटेट करता रहता है और हवा रोटेट करती रहती है यहाँ पे। तो ये सिस्टम फॉर्म होता है और आई बन जाती है बीच में। कहने का मतलब जो साइक्लोन बनेगा 3 फॉर्म हो जाती है। एक तरह से ये बीच वाला आई हो गया इसका पार्ट साइक्लोन का, और ये आसपास का आई वॉल हो जाएगा, आई वॉल, आई की दीवार, और उसके आसपास का रीजन आउटर रीजन हो जाएगा। तो ये 3 हिस्से में बढ़ जाता है। और जो आई वॉल होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आई वॉल में, समझ रहे हो, आई जो होती है उसमें बारिश नहीं होती। और ये इक्वेटर से नॉर्दर्न साइड में काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है, और सदर्न साइड में, अर्थ की सदर्न साइड में क्लॉकवाइज मूव करता है साइक्लोन। जैसे मान लो ये है भाई साहब हमारी अर्थ, और ये इक्वेटर रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और इससे यहाँ साइक्लोन बनेगा नदर्न साइड में, उत्तर 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 डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर दिशा में, नदर्न साइड डायरेक्शन में। तो ये यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर पे ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है घड़ी की विपरीत दिशा में, और इधर घूमेगा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, समझ गए हो। और अगर एंटी साइक्लोन होगा, ये तो हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं, एंटी साइक्लोन क्या होगा, वो नदर्न साइड में क्लॉकवाइज घूमेगा और इधर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये विपरीत हो जाता है बिल्कुल उसके, बिल्कुल मतलब काउंटर हो जाता है उसके। तो ये डिफरेंस क्या है हुरिकेन और ट्रॉपिकल स्टॉर्म में, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन में। देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस अलग अलग जगह पे इनका नाम चेंज हो जाता है, कहीं पे टाइफून बोलते हैं, कहीं पे साइक्लोन बोलते हैं, कहीं पे विली विली बोलते हैं। देखो नासा के हिसाब से ट्रॉपिकल साइक्लोन बिल्कुल सेम होते हैं हुरिकेन के तरह ही, इस तरह से होते हैं। जो ये वाला रीजन है, देखो यहाँ पे जो अटलांटिक ओशन का वाला ये वाला रीजन है अटलांटिक ओशन का, और ये वाला रीजन है आपका कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ सी, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको जो, और ये वाला ईस्टर्न पैसिफिक, यहाँ पे हुरिकेन बोलते हैं। और इंडिया के आसपास जो इंडियन ओशन में बनता है इसको साइक्लोन या चक्रवात बोलते हैं। चाइना के साइड में जो ये बनता है यहाँ पे वेस्ट पैसिफिक ओशन में टाइफून बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के साइड में यहाँ पे बनता है इसे विली विली बोलते हैं, विली विली। तो ये नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, विली विली क्या है, ये क्या है, तो ये बस नाम रखे गए हैं अलग अलग, यही इसमें लिखा गया है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप पॉज करके एक बार पढ़ लो। ये टाइफून कहाँ पे बोलते हैं मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, अरेबियन सी में, और जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे साइक्लोन या चक्रवात बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नीति आयोग बैट्स फॉर टैक्स ब्रेक टू अचीव मोनेटाइजेशन गोल। देखो जो नीति आयोग है आप सबको पता है क्या है नीति आयोग, एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट का। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन का काम था, इसी तरह से इसका कुछ है, लेकिन नाम चेंज कर दिया अभी प्लानिंग कमीशन का 1 जनवरी 2015 से। अब नीति आयोग है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना तो इसके लिए कोई एक्ट बना हुआ है, ना ही संविधान में इसके लिए प्रोविजन है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास किया गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने, और नीति आयोग बना दिया। तो ये इसने अभी कुछ रिकमेंडेशन दिए, सिफारिश दी हैं कि क्या है, जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान जो हमने 2-3 बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान जो अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इसको आगे प्रमोट करने के लिए ये टैक्स ब्रेक की रिकमेंडेशन की है। टैक्स ब्रेक का मतलब है छूट देना, टैक्स में जो इनकम टैक्स लिया जाता है उसमें कुछ छूट देना। तो नीति आयोग ने यही बोला है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो अभी लॉन्च की थी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने, तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट को कुछ इनकम टैक्स ब्रेक देने चाहिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। कोई रिटेल इन्वेस्टर हैं जो निवेश करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे मान लो इनविट के जरिए करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। भाई साहब एक ये ट्रस्ट है, क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। कुछ म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। मान लो कुछ एक, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड, जैसे मान लो आप बॉन्ड वगैरह खरीदना चाहते हो, बॉन्ड या शेयर खरीदना चाहते हो आप मार्केट में, स्टॉक मार्केट से किसी भी कंपनी का, लेकिन उसका शेयर का दाम है 1 लाख रुपए, आपके पास 1 लाख रुपए है नहीं, तो आप क्या करोगे, एक म्यूचुअल फंड होता है कि 10-15 आदमी एक साथ आएंगे और म्यूचुअल फंड बना लेंगे कि हम सारा अपना पैसा इसमें जमा करेंगे, और ये म्यूचुअल फंड हो गया। अब ये क्या, सारे 10 लोग मिलके एक अपॉइंट कर लेंगे, एक आदमी हमारा जो ये म्यूचुअल फंड है इसको आप ऑपरेट करो और शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, शेयर वगैरह खरीदो। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। जब
बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर शेयर वगैरह खरीदते हैं, क्योंकि अकेला आदमी नहीं खरीद सकता, दाम बहुत ज़्यादा होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा होता है शेयर का। और शेयर क्या है, ये कागज़ पे लिखा है, ये शेयर हो गया, शेयर लिखा है तो शेयर, बॉन्ड लिखा तो बॉन्ड। इस पर टाइम पीरियड कितना, मैच्योरिटी पीरियड ले लिखा होगा, कितना इसकी कीमत है, प्राइस लिखा होगा, मान लो 1000 रुपये का है, मतलब एक तरह से प्रोमिसरी नोट होता है, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो लिखोगे तो नहीं आप ऐसे, ये कागज़ होता है, लिखोगे कैसे, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि कर्ज होता है एक तरह से। कोई भी मान लो शेयर बेचती है कंपनी, कर्ज ही लेती है, लोन ही लेती है एक तरह से पब्लिक से, तो डेट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट। क्योंकि प्रोमिसरी नोट इसलिए प्रॉमिस लिखी होती है, जब भी मान लो बॉन्ड पे तो प्रोमिसरी नोट होता है, ये एक तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, और बॉन्ड भी डेट इंस्ट्रूमेंट होता है और प्रोमिसरी नोट भी होता है। क्योंकि बॉन्ड पे क्या है, प्रॉमिस लिखी होती है कि इतनी डेट पे हम ले लेंगे इसे, समझ रहे हो। इस तरह इस पे भी रहता है प्रोमिसरी नोट, कैसे डेट लिखी होती है, इतने दिन का शेयर लेना चाहते हो, ऑटोमेटिकली अपने आप वो बिक जाता है, ऑनलाइन आजकल सिस्टम ऐसा चल रहा है। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये भी इस तरह से होता है। मान लो एक बंदा, किसी के पास इतने पैसे नहीं हो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर सके, मतलब ऐसे कंपनी का बॉन्ड वगैरह शेयर वगैरह खरीद सके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड, रेलवेज, बिल्डिंग वगैरह बनाती है, उसका शेयर खरीद सके। तो इतने पैसे नहीं होते, तो इस तरह से वो इकट्ठे आते हैं, बहुत सारे इन्वेस्ट करते हैं एक साथ, वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये नीति आयोग ने यही बोला है कि भाई साहब कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें। तो इनको क्या है, जो आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है भाई साहब, 2016 का एक नियम कानून बनाए हुए हैं कि मान लो कोई बंदे ने लोन लिया है बैंक से, कर्ज लिया है और वो चुका नहीं पाया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसको और मौका दिया जाएगा कि आपको ये लो लोन, दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट करो, अच्छे से अपने बिजनेस को दोबारा से लाइन पर लेके आओ, और जब आप प्रॉफिट कमाओ तो बैंक का लोन वापस करो। तो इसी कुछ फ़ायदे देने के लिए कोड बनाए। तो इसके जो इन्वेस्टमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसको भी इसके दायरे में लाया जाए, ताकि लोगों को, मान लो वो लोन लिया उन्होंने और इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और नहीं चुका पाए बैंक का, तो उनको भी आईबीसी के कोड के दायरे में लाया जाएगा, तो कुछ फ़ायदे दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। अभी क्या है, ये मान लो कोई भी लीगल पर्सन नहीं समझे जाते, जो ट्रस्ट वगैरह होती है ये लीगल पर्सन की तरह इंडिया में नहीं समझे जाते, तो ये रोका जाता है। इन्हें जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट ना करें, एक तरह से इनको इनहिबिट किया जाता है, रोका जाता है, क्योंकि ये लीगल पर्सन की तरह नहीं समझे जाते। ट्रस्ट जो वगैरह होते हैं, ये ट्रस्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया। अभी ये दायरे में आते हैं सरफाइसी एक्ट और जो रिकवरी ऑफ डेट बैंक्रप्सी एक्ट है 1993 का। ये सरफाइसी एक्ट बनाया था भाई साहब 2002 में। मतलब जो बैंक से लोन वगैरह ले लेते हैं कंपनी या कोई इंडिविजुअल पर्सन, उससे वसूलने के लिए लोगों से इन पे नियम कानून बने हुए हैं। तो ये इस दायरे में आते हैं। अभी ये इनविट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है, जो ट्रस्ट है जो, तो इसको ये बोला है नीति आयोग ने कि इसे आईबीसी के दायरे में लाया जाए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसके दायरे में। तो ये रिकमेंडेशन जो की है कि अगर इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी, तो जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है उसके लिए, मान लो अगर आपको इसको और ज़्यादा प्रमोट करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आएगी, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, फिर उसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को अच्छे से इन्वेस्ट किया जा सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इससे और पैसा कमा सकती है गवर्नमेंट। तो ये क्या है भाई साहब, NMP, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो कोई इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। कोई भी गवर्नमेंट की ऐसी असेट्स है, यानी कि कोई भी संपत्ति है, रोड, रेलवेज, पोर्ट, कुछ भी हो गया भाई साहब, जो जैसे मान लो रेलवे का एग्जांपल लेते हैं हम, रेलवे का बहुत सारी जगह, मान लो स्टेशन पे बहुत सारी जगह खाली पड़ी होती है, और उस खाली जगह को क्या, मान लो बिल्डिंग खाली पड़ी है बहुत सी, या जगह खाली पड़ी है, उसको क्या है गवर्नमेंट दे देगी, किस पे, लीज पे दे देगी अगले 4 साल के लिए। लीज पे मतलब रेंट पे, कि उस पर भाई साहब आपने लीज पे ले ली, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी को किसी को दे दी, तो गवर्नमेंट को पैसा दे दो बस आप, और इसे 4 साल के लिए यूज करो, क्योंकि वैसे भी खाली पड़ी है, गवर्नमेंट का कोई यूज नहीं है वहाँ पे। मान लो कोई वेटिंग रूम डेवलप कर दे, और वेटिंग रूम डेवलप करके वहाँ से लोगों से पैसा वसूले, जो कोई वेटिंग रूम में बैठना चाहता है, AC वगैरह लगा दिया, या शॉपिंग मॉल वगैरह खोल दिया, कोई दुकान खोल दी, कुछ भी खोल दी। इसी तरह से जैसे मान लो आपने देखा होगा ना, प्लेटफॉर्म वगैरह पे जगह, प्लेटफॉर्म होता है रेलवे वगैरह का, वहाँ पे छोटी छोटी शॉप खुली होती हैं, कियोस्क वगैरह दुकान खुली होती हैं, तो वो भी क्या है, उन किराया देते हैं वो। इसी तरह से ये क्या लीज पे दे देंगे गवर्नमेंट को, जो मान लो बिल्डिंग वगैरह खाली पड़ी है कहीं पे, पोर्ट पे, बंदरगाह पे, बस स्टेशन पे, किसी पे भी गवर्नमेंट की जगह है, तो उसको लीज पे दे देंगे। इससे क्या है, गवर्नमेंट को पैसा कमाएगी। अगले 4 साल का टारगेट है लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का
फ़ायदा कमाने के चक्कर में गवर्नमेंट इतना पैसा कमाएगी अगले 4 साल में, ये टारगेट रखा है। इसमें क्या है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की जो प्रॉपर्टी है वो, और जो जो आपकी सेंट्रल पीएसयू है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जो इनकी प्रॉपर्टी है उसी को ही लीज पे दिया जाएगा, और इसको ब्राउन फील्ड जो प्रॉपर्टी है उसको ही दिया जाएगा। मतलब ऑलरेडी जो असेट बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी को दिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट क्या है, प्राइवेट सेक्टर के साथ ऐसा कोई गठबंधन नहीं करेगी, प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं करेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए और फिर लीज पे दिया जाए। मतलब वो तो हो गया ग्रीन फील्ड, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे फिर लीज पे दोगे, ग्रीन फील्ड में आ जाते हैं ऐसे प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज, बिल्डिंग कोई भी ऐसी, तो उनको लीज पे दे देंगे। ये इस तरह से मतलब इंप्लीमेंट किया जाएगा ब्राउन फील्ड सेक्टर में। और एक चीज़ और याद रखनी है इसमें कि जो आपकी नॉन कोर असेट्स हैं, नॉन कोर असेट्स ऐसी होती हैं जो असेट्स कोई पैसा कमा के गवर्नमेंट को नहीं देती, कुछ कमाई ज़्यादा होती नहीं है और ना के बराबर होती है अगर होती है तो ऐसी असेट्स को नहीं दिया जाएगा, और ना ही ऐसी असेट्स को दिया जाएगा जो एक तो नॉन कोर असेट्स हैं, और एक आपकी होगी मतलब डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू नहीं दिया जाएगा प्रॉपर्टी को लीज पे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया, अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया यानी कि गवर्नमेंट शेयर बेच रही है अपनी प्रॉपर्टी का, शेयर बेच रही है, मान लो गवर्नमेंट बिल्डिंग का शेयर बेचती है, जितना उससे फायदा होता है, यानी कि वो क्या है, शेयर जो प्राइवेट कंपनी ने खरीदे हैं उसको इतना प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, तो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, ये चीज़ याद रखनी है। ना तो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, ना नॉन कोर असेट्स को बेचेगी। ये क्या है, मतलब ओनरशिप नहीं होगी, मालिकाना हक नहीं होगा उनका, सिर्फ लीज पे देगी 4 साल के लिए। तो यही एनएमपी था, और इसको प्रमोट करने के लिए नीति आयोग ने अभी ये सजेस्ट किया है, रिकमेंडेशन दिया, सिफारिश कि भाई साहब आप टैक्स ब्रेक दो, इनकम टैक्स ब्रेक, यानी कि जो भी इनकम कमाएंगे ऐसे इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन इनकम पे थोड़ा छूट दो आप, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो ये डिफरेंट जो रेगुलेटर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने की भी ज़रूरत है। अब ये रिकमेंडेशन कैसे बेनिफिट करेंगी इन विट्स को, देखो इस तरह से करेंगी, जैसे मान लो चेंज जो रिकमेंडेशन किए हैं, जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स में, तो ये ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोड, रेलवेज या कोई बिल्डिंग बनेगा, और कैश फ्लो होगा तो असेट्स तैयार होगी, और असेट्स को आगे यूज कर सकते हैं, और आगे असेट्स बनेगी, मान लो नई असेट्स बन गई, संपत्ति बन गई, तो उसको आगे जो इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट किया है, असेट बनाई है, तो वो जो भी लोन लिया, आगे जो भी कर्ज है, उस डेट को उस असेट से नया पैसा कमा के उस डेट को बैंक को भर देगा लोन, जो भी लोन कर्ज लिया है उसने, समझ गए, इस तरह से फ़ायदा होगा इससे। तो ये इन्विट मॉडल क्या है, देखो जो ऊपर हमने डिस्कस किया वही है, ये इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल क्या है, ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है म्यूचुअल फंड की तरह, जो हमने ऊपर डिस्कस की, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे क्या है, ऊपर हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये 2014 में स्टार्ट की थी, और ये जो इन्विट्स है सेबी के अंदर, मतलब सेबी के अंदर आती है, सेबी इसके लिए नियम कानून बनाता है। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया था, यानी कि एक्ट बना दिया था इसका 1992 में, और अभी स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था। यही स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, शेयर बॉन्ड के लिए नियम कानून बनाती है, और यही इन्विट्स वगैरह के लिए बनाती है कानून, रूल्स वगैरह, मतलब रूल्स नियम वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑयल पाम प्लान इज ए रेसिपी फॉर डिजास्टर। देखो कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि जो पर्यावरण के लिए फ़ायदा पहुंचाते हैं, यानी कि संरक्षण करने के लिए कुछ काम करते हैं पर्यावरण के लिए, कुछ पॉलिटिशियन है, कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने अभी कंसर्न रेज की है, यानी कि प्रॉब्लम, समस्या बताइए कि भाई साहब जो सेंटर का प्लान है ना, कि वो ऑयल पाम कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन में, जो हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ये अपना हिंदुस्तान है भाई साहब, और ये अपना देखो ये जो मैप बना है, ये मान लो ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और अंडमान निकोबार जो यहाँ पे आइलैंड है, इस आइलैंड में ऑयल पाम कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है। तो इसी को कहा है कुछ एक्सपर्ट ने कि भाई साहब ये प्लान जो है यहाँ पे ऑयल पाम कल्टीवेशन जो प्रमोट कर रहे हो, ऑयल पाम भाई साहब ताड़ का तेल होता है, तेल की खेती करना, ये तेल की खेती मतलब डायरेक्ट तेल तो नहीं उगता, इसका पेड़ होता है, पेड़ मतलब कुछ फूल होता है, उससे इससे निकलता है तेल। तो ये जो ऑयल पाम कल्टीवेशन जो प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में और अंडमान निकोबार में, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को, ये बोला है कुछ पॉलिटिशियन और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने। क्या बोला है, ये कहा है भाई साहब कि ये क्या है, जो ऑयल पाम कल्टीवेशन है ये इन्वेसिव स्पीसीज है,
जो ऑल पाइम का ट्री होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, ये इन्वेसिव स्पीसीज है। इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब ये है जब भी ऐसे ट्री, इन्वेसिव स्पीसीज उनको बोला जाता है, ट्री वगैरह या कोई भी जंगली जानवर हो गया, यहाँ पे अभी हम पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं तो ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसी ट्री मान लो अगर वो लगा दी तो दूसरे जो ट्री हैं उनको नुकसान होगा, वो अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो आपने नाम सुना होगा यूकेलिप्टस का। यूकेलिप्टस भाई साहब एक पेड़ होता है, आपने देखा होगा, अब भी आपके आसपास होगा, कहीं पे रोड पे निकलोगे तो रोड पे क्या है, आपने देखा होंगे लंबे लंबे से पेड़ होते हैं, सफ़ेद वाइट, जिन्हें सफ़ेदा भी बोलते हैं हिंदी में, सफ़ेदा, सफ़ेदा जो होते हैं ना, तो ये जो यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं ये क्या है, ये भी एक इन्वेसिव स्पीसीज़ का एग्जाम्पल है। इन्वेसिव का मतलब ये हो गया, जब ये सफ़ेदा या यूकेलिप्टस का पेड़ लगाते हैं तो ये आसपास के जितना भी दूर दूर तक इसका पानी होता है ना, मॉइस्चर होता है मिट्टी में, सारा सोख लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, और जो आसपास के पेड़ होते हैं उनके लिए मॉइस्चर बचता नहीं है, वो बेचारे मर जाते हैं पेड़। तो इसलिए ये इन्वेसिव स्पीसीज हो गए। इस तरह के ये भी ऑल पाइम क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज है, जो आसपास का नॉर्थ ईस्ट रीजन में और अंडमान निकोबार में जो और इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। और परेशानी ये भी है, ये वाटर इंटेंसिव टास्क है एक तरह से, मतलब ऑल पाइम कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है, इरिगेशन सिंचाई करनी पड़ती है इसमें। और एक तरह से ये मोनोकल्चर क्रॉपिंग को प्रमोट करेगा। मोनोकल्चर मतलब एक ही टाइप की खेती करना, और जब नॉर्थ ईस्ट रीजन में जब ये एक खेती करेंगे तो जो स्मॉल फार्मर में भाई साहब उनको नुकसान होगा, क्योंकि एक खेती करेंगे उनकी जो कल्टीवेशन क्या है, प्रोडक्टिविटी आगे घटती चली जाएगी, सॉइल जो फर्टिलिटी है वो घटती चली जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी, सॉइल की जो उत्पादकता है, क्षमता है, जो फर्टिलिटी है वो कमज़ोर होती चली जाएगी, तो किसानों को आगे जाकर नुकसान होगा। लेकिन गवर्नमेंट का भाई साहब, गवर्नमेंट ने क्या है फिर भी ये ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए लॉन्च कर दिया प्लान, और ये शिफ्ट कर दिया कि ऑयल सीड हम वगैरह फार्मर को देंगे और उन्हें कुछ इंसेंटिव भी देंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान निकोबार में ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए। तो क्या मिशन है ये, देखो, नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल, ये ऑयल पाइम को कल्टीवेशन करने के लिए मिशन लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए इसके इन्वेस्टमेंट के लिए, कि हम ऑयल पाम कल्टीवेशन को प्रमोट करेंगे। एडिबल ऑयल का मतलब होता है खाने वाले तेल जो हम यूज करते हैं, सरसों का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन का तेल हो गया, या तिल का तेल हो गया, तो ये सब क्या है, एडिबल ऑयल होते हैं। तो इसमें ऑयल पाम के लिए ये लॉन्च की स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टारगेट ये था, जितने भी एडिबल ऑयल हैं, जो खाने के तेल हम यूज करते हैं, उसमें इंडिया को सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर बनाना। जितना हम तेल यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इतना हम अपने इंडिया में ही उगाएं, ये था इसका टारगेट। जिसमें जो डोमेस्टिक एडिबल ऑयल है उसका प्राइस क्या है, एक तरह से प्राइस स्टेबलाइज करना, यानी कि जो हम अभी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, अपनी ऑयल इंपोर्ट की डिपेंडेंसी रिड्यूस करना, यानी कि कम से कम और जो पाम ऑयल है उसको 3 गुना ज़्यादा उगाएं, हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस करें। लगभग 11 लाख मिलियन टन 2025-26 तक आते आते 11 लाख मिलियन टन तक पाम ऑयल हम प्रोड्यूस करें अपने इंडिया में। और क्या क्या फीचर हैं इसके, देखो, इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार के लिए कुछ, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल वेदर कंडीशन है, यहाँ पे पाम ऑयल अच्छे से उगाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे उगाने के लिए ये प्लान बनाया। इस स्कीम के अंदर जो ऑयल पाम फार्मर्स हैं, ऐसे किसान हैं जो ये ऑयल पाम की खेती करेंगे, इनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता दी जाएगी, और इन्हें और भी रिम्यूनरेशन दिए जाएंगे, यानी कि प्राइस और वायबिलिटी फार्मूला के जरिए फ़ायदे दिए जाएंगे इन्हें। बेनिफिट क्या होगा इससे, सिग्निफिकेंस क्या है इसके, इंपॉर्टेंस क्या, फ़ायदे क्या हैं। देखो, इससे क्या है, हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज़ पे वो घटेगी, और फार्मर के लिए इनकम जनरेट होगी। और नीड क्या है स्कीम की, अभी जो लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, इसकी नीड इसलिए है भाई साहब, ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल है पूरे वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सबसे ज़्यादा तेल इंडिया खाता है भाई साहब, और उसमें जो पाम ऑयल है वो 60% तक, लगभग हम टोटल वेजिटेबल ऑयल जितना हम इंपोर्ट करते हैं उसमें 60% पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश से हम परचेज करते हैं। 2016-17 का डेटा देखें तो टोटल डोमेस्टिक कंजप्शन जो पाम ऑयल का था इंडिया का, वो 9.3 मिलियन टन था, जिसमें 98.97% जो हमने इंपोर्ट किया था पाम ऑयल, सिर्फ 2 कंट्री से किया था, मलेशिया और इंडोनेशिया से। मलेशिया और इंडोनेशिया कहाँ पे, आप सब लोग जानते हो, ये है भाई साहब वर्ल्ड मैप, ये इंडिया है, ये इंडोनेशिया और ये मलेशिया इसके साइड में। तो ये इससे हमने 98.97% पाम ऑयल मतलब इंपोर्ट किया था, जितना इंपोर्ट हमने बाहर से किया था उसका 98.97% सिर्फ इन 2 कंट्री से किया था। लगभग हम सिर्फ जो कंज्यूम करते हैं, मतलब हमारी जो प्रोड्यूस करते हैं पाम ऑयल इंडिया में
27% ही करते हैं लगभग। और इंडिया जो है 94.1% जो पाम ऑयल है वो फूड प्रोडक्ट के लिए यूज करता है, कुकिंग पर्पज के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करता है। तो एडिबल ऑयल की तरह ये यूज करता है। और तो इंडिया की एडिबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पाम ऑयल। देखो भाई साहब, ये इसलिए पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्योंकि आप पिछले साल के पेपर उठा के देखो, 2-3 साल के, ऑयल, एडिबल ऑयल, पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी प्रीलिम में। तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। अभी देखो पाम ऑयल के और क्या फ़ायदे हैं और क्या है ये इसका कंडीशन। अभी देखो करंटली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल ऑयल कंज्यूम होता है वो पाम ऑयल ही है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इसको। और इससे देखो खाने के लिए ये तो यूज होता ही है, और इससे डिटर्जेंट भी बनता है। डिटर्जेंट मतलब वो जो कपड़े धोने वाला पाउडर होता है, जैसे टाइड हो गया, एरियल हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, ये डिटर्जेंट बनाने में भी यूज होता है। प्लास्टिक भी बनता है इससे, कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह भी बनती है, और बायोफ्यूल भी बनता है ईंधन इससे। और जो टॉप कंज्यूमर कौन है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है इंडिया पाम ऑयल, फिर चाइना, और फिर यूरोपियन यूनियन। तो यही था इस टॉपिक के बारे में, और लेक्चर के इतने टॉपिक थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है अफ्रीकन स्वाइन फीवर है जो, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देखो अलग से लेक्चर लेकर पढ़ा हुआ है इसके बारे में हमने, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, और करंट अफेयर के लेक्चर में भी बहुत बार पढ़ा है इसके बारे में। तो बताना आपको, ASF है जो, ये हाईली कंटेजियस है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है, और एनिमल को होने वाली डिसीज है ये इन्फेक्ट कर सकती है जंगली सुअर और डोमेस्टिक जो घरेलू सुअर होते हैं, पिग बोलते हैं सुअर को। ये जो डिसीज है ये अफ्रीकन रीजन में ही लिमिटेड है, मतलब अफ्रीकन रीजन में ही होती है, कन्फाइंड का मतलब है लिमिटेड है, सिर्फ वहीं पे होती है। जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये ह्यूमन के लिए कोई खतरा नहीं है, सिर्फ एनिमल से एनिमल में फैलती है ये। आपको बताना कौन सा करेक्ट है, 1, 1, 2, 1, 3 ऑल ऑफ दी अबव। देखो भाई साहब दूसरा गलत है, क्योंकि अफ्रीकन रीजन में नहीं, असम में भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिले थे, हमारे इंडिया में भी, और बहुत सारे रीजन में भी हो चुका है ये। तो इसलिए दूसरा गलत है, 1, 3 बिल्कुल करेक्ट है। ये आदमी को, ह्यूमन को इससे खतरा नहीं है, ये एनिमल से एनिमल में ही होती है लगभग। नेक्स्ट आपको बताना है, जो ओशियन है, जो ओशियन वार्म होता है, अगर मान लो जो समुद्र गर्म हो जाए, उसका पानी गर्म हो जाए, तो ये फिशेज पे, जो मछलियाँ, उन पे कैसे प्रभावित करेगा उन्हें, ये बताना आपको। इसकी वजह से क्या है, जो फिश की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से फिश की पॉपुलेशन और कम हो जाएगी। इससे क्या है, जो फिश की कैपेसिटी है, एरोबिक कैपेसिटी, वो इंक्रीज हो जाएगी वाटर के गर्म होने से। अब आपको बताना है सही कौन सा, 1 ओनली 1, 2, 1, 3 या 1, 2, 3 सारे के सारे करेक्ट हैं। देखो भाई साहब तीसरा गलत है। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब है सांस लेने की कैपेसिटी फिश की, और फिश आपको पता है गिल्स से सांस लेती है, मतलब अपनी स्किन से सांस लेती है। इसके पास खुद की नाक नहीं होती, फेफड़े नहीं होते, मतलब गिल से मतलब फेफड़ों के जरिए लेती है लगभग, नाक नहीं होती, नाक से सांस नहीं लेती जैसे आदमी लेते हैं नाक से। तो ये इंक्रीज नहीं हो जाती बल्कि डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वार्म जब वाटर होगा तो एल्गल ब्लूम होने के चांसेस हैं, और ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो फिश को भी परेशानी होती है फिर सांस लेने में, तो ये एरोबिक कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है फिश की। तो ये 1 और 2 करेक्ट है, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी जब, तो इसका क्या मकसद था, पर्पज क्या था, ये बताना आपको। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी भाई साहब, 1, 2, 3, तो इनका क्या मकसद था ये बताना आपको। फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करना। जो प्रिंसली स्टेट है उनका क्या अधिकार होगा इंडिया में, ये डिस्कस करना। जो डोमिनेंट स्टेटस है इंडिया को देना है उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करना। तो आपको बताना कौन सा करेक्ट है, 1, 2, 1, 1, 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो भाई साहब दूसरा तीसरा बिल्कुल गलत है। इसका सिर्फ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई थी कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भविष्य में संविधान इंडिया का कैसा होगा इसके बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया था इसमें इंडियंस को। तो ये 1 करेक्ट है ओनली, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा इसमें। नेक्स्ट आपको बताना है, जो कांग्रेस सेशन की वर्किंग कमेटी थी उसने सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च किया था। कहाँ से लॉन्च किया था, कलकत्ता, लखनऊ, लाहौर या कराची। ये लाहौर से किया था भाई साहब, लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, जिसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने लॉन्च किया था ये मतलब लाहौर सेशन को हेड किया था, प्रेसिडेंट थे, और इसी सेशन में कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात बोली थी। तो 1 और 2 करेक्ट है, 1, 2, 1, 3 ऑल ऑफ दी अबव। देखो भाई साहब दूसरा तीसरा बिल्कुल गलत है। इसका सिर्फ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई थी कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया था इसमें इंडियंस को। तो ये 1 करेक्ट है ओनली, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा इसमें। नेक्स्ट आपको बताना है, जो कांग्रेस सेशन की वर्किंग कमेटी थी उसने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात बोली थी।
गांधी इरविन जो पैक्ट है इसके बारे में आपको बताना। गांधी इरविन पैक्ट में जब हुआ था ये 1931 में, तो इसमें क्या क्या प्रोविजन थी ये बताना आपको। कौन कौन सी प्रोविजन मान ली थी ये बताना है गांधी इरविन पैक्ट में। इसमें क्या है, राइट टू मेक साल्ट इन कोस्टल विलेज, जो क्या है कोस्टल विलेज है, जैसे इंडिया का जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पे इंडिया के लोगों को राइट दिया जाए कि वो पर्सनल कंजप्शन के लिए साल्ट यानी कि नमक बना सकें और सेल भी कर सकें। सेल के लिए और कंजप्शन के लिए उन्हें राइट दिया जाए, अधिकार दिया जाए कोस्टल विलेज पर रहने वाले लोगों को। दूसरी प्रोविज़न ये करिए कि जितनी भी लैंड जो अभी तक थर्ड पार्टी को बेची नहीं गई है और गवर्नमेंट ने कन्फिस्केट कर ली है, उसको दोबारा से लोगों को वापस दिया जाए। कॉन्फिस्केट का मतलब है जब्त करना। नेक्स्ट है कि जो गांधी जी का सजेशन था कि पुलिस एक्सेस के बारे में इंक्वायरी की जाए, जो पुलिस ने एक्शन लिया लोगों के खिलाफ सीडीएम के दौरान, उसको इंक्वायरी की जाए। नेक्स्ट है कि विदड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस, जो ऑर्डिनेंस लॉ वगैरह इमरजेंसी में गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, पब्लिश किए हैं, लॉ लाए हैं, ऑर्डिनेंस लेके आई है, उनको विदड्रॉ करे, वापस ले। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट कौन सा है जो गांधी इरविन पैक्ट में, मतलब गांधी इरविन पैक्ट में इंडोर्स किया था यानी कि मान लिया था। 1 2 3 1 2 4 या 2 3 4 या 1 2 4। देखो भाई साहब ये पहला गलत है, क्योंकि सिर्फ कंजप्शन के लिए राइट, अपने लिए जितना साल्ट अपने लिए जरूरत है सिर्फ खाने के लिए ये बना सकें ये राइट दिया गया था, सेल के लिए राइट नहीं दिया गया था, इसलिए हो जाता पहला गलत। तो पहला जहाँ पे है वो काट दो। और तीसरा भी गलत है, क्योंकि गांधी जी का सजेशन जो पुलिस एक्सेस का था ये इरविन पैक्ट में माना नहीं था, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था भाई साहब गांधी इरविन पैक्ट में 7 कंडीशन थी, जिनमें से गांधी के बिहाफ में इरविन ने ये कंडीशन एग्रीड कर ली थी, यानी कि सहमत हो गया था। एक तो ये कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जो वायलेंस जिन्होंने हिंसा नहीं की है, ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर जो कैदी हैं उनको छोड़ा जाएगा, इमीडिएटली रिलीज किया जाएगा। और जो रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स, जो अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया फाइन, चार्ज यानी कि फाइन कलेक्ट नहीं किया गया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या है फाइन नहीं लिया है लोगों से, वो उन्हें फाइन देना नहीं पड़ेगा, उनको नई फाइन देने के लिए मजबूर किया जाएगा। जो लैंड ली गई है ये हमने ऊपर डिस्कस ही कर लिया है, जो लैंड ले ली जब्त कर ली गवर्नमेंट ने उसको वापस किया जाएगा लोगों की लैंड को। नेक्स्ट ये था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट जिसने रिजाइन कर दिया गवर्नमेंट से, उनके साथ नम्रता से बिहेव किया जाएगा, लीनियंट ट्रीटमेंट। और जो कोस्टल एरिया में नमक बनाने का पर्सनल कंजप्शन के लिए अधिकार दिया जाएगा, बल्कि सेल के लिए नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि जो पीसफुल और नॉन अग्रेसिव पिकेटिंग है उसका अधिकार दिया जाएगा, मतलब धरना करते हैं ना जो दुकानों के सामने, लिकर शॉप के सामने धरना करते हैं पीसफुली, तो इनका अधिकार होगा लोगों को। और विदड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस ये ऊपर पढ़ लिया है। 2 ऐसी डिमांड थी जो गांधी की डिमांड नहीं मानी थी वॉयसरॉय ने, इरविन ने नहीं मानी थी। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, वॉयसरॉय थे, वो कौन थे, इरविन थे, लॉर्ड इरविन। तो इन्होंने 2 डिमांड नहीं मानी थी। वो 2 डिमांड है, एक तो ये पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, कि पुलिस एक्सेस जो भी पुलिस ने अत्याचार किया लोगों पे, इसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं होगी। और एक भगत सिंह की जो फांसी की सजा थी उसको भी कम्यूट करने के लिए गांधी जी ने डिमांड रखी थी, उसको क्या है, भगत सिंह की जो फांसी की सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील किया जाए, ये डिमांड भी नहीं मानी थी। तो ये 2 डिमांड नहीं मानी थी। और गांधी के बिहाफ में मतलब गांधी ने इरविन के बिहाफ में, लॉर्ड इरविन के बिहाफ में गांधी ने 2 डिमांड मानी थी इरविन की। इसके क्योंकि गांधी की 5 डिमांड मानी थी, तो गांधी ने 2 डिमांड मानी इरविन की। कौन कौन सी डिमांड मानी, ये थी, एक तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा है उसको सस्पेंड यानी कि रोका जाएगा। और नेक्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेशन के लिए हामी भर ली थी, मतलब एक तरह से हाँ कर लिया था। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, और कांग्रेस ने तो फर्स्ट में किया था ना थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो सिर्फ सेकंड में किया था। तो ये एग्रीड किया था इस पैक्ट में। तो इसी के साथ हमारे लेक्चर की समाप्ति की घोषणा।